हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू डाइवर्सिफाई लाइफ एंड लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है कोरल रीफ्स। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या आप साइंस कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं जिसमें इन्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तो यकीन मानिए कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। आपको इससे बेनिफिट बहुत सारे मिलने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में हम कोरल रीफ से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल डायमेंशंस हो सकते हैं उन सभी डायमेंशंस पे बात करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कोरल और कोरल रीफ क्या है। एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आपको अपने माइंड में ये रखना है कि कोरल एक डिफरेंट चीज़ है, कोरल रीफ एक डिफरेंट चीज़ है। बहुत माइन्यूट सा अंतर है बिटवीन द लाइन्स, इन दोनों के बीच में बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है। कोरल आपके क्या है कि कोरल आपके छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, सबमरीन फॉर्म्स हैं। और कोरल रीफ क्या है कि जब यही कोरल थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में मल्टीपल ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ कॉलोनी बना के रहते हैं तो हम उन्हें कोरल रीफ का नाम देते हैं। कोरल क्या है कि कोरल आपका ऑर्गेनिज्म है। अब हम कोरल रीफ की जो बात करेंगे, कोरल रीफ आपकी क्या शो करती हैं? कोरल रीफ आपकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करती हैं। क्या है ये? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा उन्हें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कोरल, पॉलिप, ये चीज़ें थोड़ा सा टेक्निकल लग सकती हैं, बट इसको हम थोड़ा आपके लिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ द बीट लगेगा, बट आप इसको अगर एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू। ठीक है, तो कोरल जो है ये हमारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है कि किन्हीं भी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में या किन्हीं भी दो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में, पॉपुलेशंस के बीच में, इकोसिस्टम में एक ऐसा इंटरेक्शन है। हमें सबसे पहले क्या चाहिए? दो ऑर्गेनिज्म चाहिए। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। दो ऑर्गेनिज्म मान लिए, दो स्पीशीज़ मान लिए, दो पॉपुलेशन मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए। इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, एक टाइप का इंटरेक्शन है जिसको हम सिम्बियोसिस बोल रहे हैं। अब इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की या सिम्बियोसिस का जो इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बेनिफिटेड होंगे। ये एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरेक्शन में रहेंगे कि दोनों को कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा, दोनों को कुछ ना कुछ गेन होगा। इसके अलावा दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली डिपेंडेंट होंगे कि अगर एक कंपोनेंट को आप हटा देते हैं तो इसके बिना दूसरा कंपोनेंट सरवाइव नहीं करेगा। इसी वजह से इसको हम प्लस ऑब्लिक प्लस के सिंबल से भी, मतलब साइंस के लैंग्वेज में रिप्रेजेंट भी करते हैं। सिम्बियोसिस में हम कोरल को रखते हैं। इसके अलावा एक इसका बहुत प्यारा एग्जांपल लाइकेन का है, जो एल्गी और फंजाई के बीच का एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करता है। तो ये जो कोरल्स हैं हमारे, या कोरल रीफ्स जो हैं, ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। अब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो या कोई भी टाइप का रिलेशनशिप हो या कोई भी टाइप का इंटरेक्शन हो जो हम इकोसिस्टम में देखते हैं, उसके लिए मिनिमम आपको दो ऑर्गेनिज्म तो चाहिए ही, दो एंटिटीज़ तो चाहिए ही। ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है। सिम्बियोसिस के अलावा हम और भी बहुत टाइप के इंटरेक्शन देखते हैं, जैसे कि कमेंसैलिज्म है, प्रीडेशन है, एमेंसैलिज्म है, बहुत सारे इंटरेक्शन हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस पर भी वीडियो हम लाएंगे। आप बिल्कुल कमेंट करिए अगर आपको इस टॉपिक पे, पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे, इकोसिस्टम के इंटरेक्शंस पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट, वी विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन दैट। अभी इसके डेप्थ में इतना नहीं जाते हैं। अभी हम कोरल की बात करें तो हमने अभी तक ये समझा कि कोरल जो है वो मरीन एनिमल है। मरीन एनिमल मतलब आपको ये ओशन वाटर में दिखेंगे या आपको टेरेस्ट्रियल लैंड फॉर्म में नहीं दिखेंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, लैंड सरफेस पे आप कोरल को नहीं देख सकते हैं। इनवर्टिब्रेट एनिमल है। दो चीज़ें हमने अभी तक बात कर ली। अब जैसा कि हमने बात किया कि ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, अब रिलेशनशिप है, एक इंटरेक्शन है, इसके लिए हमें दो एंटिटीज़ चाहिए। तो कोरल के केस में वो दो एंटिटीज़ कौन सी हैं? पहली एंटिटी है पॉलिप की, दूसरी एंटिटी है
एक एल्गी की। ठीक है, ये दो चीज़ें, इन दोनों का एक इंटरेक्शन है जो कोरल रिप्रेजेंट करता है। अब फिर अगेन थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म आ गया कि पॉलिप क्या होता है। ठीक है, तो आइए पहले इसको समझते हैं। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम एक फाइलम पढ़ते हैं, निडेरिया। इसी फाइलम को सीलेंट्रेटा भी कहते हैं। ठीक है, इस फाइलम में कई क्लासेस भी हैं, जो है क्लासेस में जनरली बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास में दो, फिर हमें ऑर्गेनिज्म जितने हैं उनके दो फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो एक फॉर्म को हम बोलेंगे पॉलिप, एक फॉर्म बोलेंगे मेडुसा। अच्छा, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो पॉलिप है हमारा, ये सेसाइल फॉर्म है। सेसाइल का मतलब क्या है कि ये एक फिक्स्ड फॉर्म है, ये जहाँ भी रहेगा अपनी सरफेस पे एडहियर रहेगा, अपनी सरफेस से चिपका हुआ रहेगा, अटैच्ड फॉर्म रहेगा, ये इधर उधर मूव नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी ओर जो मेडुसा का फॉर्म है, ये स्विमिंग फॉर्म है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो है वो इधर उधर वाटर में मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये पॉलिप जो होता है ये हमारा असेक्सुअल स्टेज है। ठीक है, और ये जो मेडुसा है ये इस क्लास में, इस फाइलम में ये एक सेक्सुअल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, हाँ ठीक है, ये सेक्सुअल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हमने बेसिकली अभी तक यहाँ पे क्या समझा कि जो कोरल्स हैं वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, किसका किसका है? एक वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है पॉलिप का और एक एल्गी का। अभी तक हमने यहाँ तक बात समझी। अच्छा, यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको लिखा मिला होगा कि ज़ूएंथले। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो ये एल्गी है वो ज़ूज़ैंथले है, यहाँ पे एक्स मिसिंग था, ये ज़ूज़ैंथले एल्गी है। ठीक है, ज़ैंथोफिल आप लोगों ने जनरली नाम सुना होगा कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही वो फैक्टर है कि इस वजह से हमारे जो कोरल्स होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। आपको मतलब आप उसकी इमेजेस देखिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत अट्रैक्ट करेंगे, बहुत ही वंडरफुल क्रिएचर्स हैं। तो ये कोरल्स का जो कलर इम्पार्टिंग फैक्टर है वो इसको ज़ूज़ैंथले से ही मिला हुआ है, जो कि क्या है, एक एल्गी है। अब हमने बात करी कि कोरल जो है ये पॉलिप और एल्गी का जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी जानना ज़रूरी है कि पॉलिप से एल्गी को क्या बेनिफिट हो रहा है और एल्गी से पॉलिप को क्या मिल रहा है। पॉलिप जो है ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करेगा, या इस तरीके से जितने भी मिनरल्स या इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें उनको एब्जॉर्ब करेगा और एल्गी को उसको प्रोवाइड करेगा। वहीं एल्गी की बात करें तो एल्गी ये क्या है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक एनिमल्स हैं, एनिमल नहीं है एल्गी, बाय मिस्टेक, सॉरी। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जो भोजन बनाते हैं। इस वजह से इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज़ होगी, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, फूड प्रोवाइड करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करके जो शुगर्स बनाएंगे वो प्रोवाइड करेंगे पॉलिप को, ये जो है फैट प्रोवाइड करेंगे पॉलिप्स को। तो ये आपस में एक दूसरे को बेनिफिट करते रहते हैं। इसी वजह से ये जो इनका रिलेशनशिप है वो सिम्बियोसिस है, बिकॉज बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग बेनिफिटेड। और अगर हमने यहाँ से एल्गी को हटा दिया, सपोज़ हमने एल्गी को हटा दिया, तो पॉलिप के पास ना उसका कलर रह जाएगा, ना उसको फीड करने के लिए उसको फूड मिल पाएगा, तो अल्टीमेटली ये भी सर्वाइव नहीं कर सकता। वहीं जो ये हैं पॉलिप्स हैं, निडेरिया हैं, इनकी जो स्केलेटन होती है, इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ऑर्गेनिजम्स की डेथ के बाद ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये डिपॉजिट होता जाता है। इसी वजह से ये जो पूरा ये रिलेशनशिप है, ये जो पूरा एक इंटरेक्शन है, ये उन्हीं ढेरों पे रहता है। और ये फिर कोरल क्या है कि अगर आप बात करें एक लेमन लैंग्वेज में, तो कोरल का जो खाना है हम उसको लाइमस्टोन बोलते हैं। बेसिकली ये लाइमस्टोन पे फीड करता है, और वो लाइमस्टोन उसको कहाँ से मिलेगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो शेल्स होंगी ऑर्गेनिजम्स के डिके होने से, पॉलिप के डिके होने से जो शेल्स वहाँ पे लेफ्ट रह जाएंगी, उनसे ये उनको मिलेगा।
जो कोरल्स हैं वो मरीन डाइवर्सिटी का ऑलमोस्ट 25% जो है पार्ट बनाते हैं, पूरी मरीन बायोडाइवर्सिटी का, जो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इनका। इसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि कोरल्स को हम कीस्टोन स्पीशीज़ में रख सकते हैं। अगेन ये थोड़ा साइंटिफिक टर्म हो गया। कीस्टोन स्पीशीज़ बेसिकली क्या होता है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, कि ऐसी स्पीशीज़ जो इकोसिस्टम में बहुत कम नंबर में हैं, जिनका अमाउंट बहुत कम है, जिनकी क्वांटिटी, जिनका नंबर बहुत कम है, बट उनका इम्पैक्ट, उनका कंट्रीब्यूशन वो बहुत ज़्यादा है, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, उनके नंबर के अकॉर्डिंग। ऐसे जो कीस्टोन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी एक खास बात ये है कि वो एक बार फॉर्म हो गए, वंस इट इज़ फॉर्म इट प्रोवाइड लॉट ऑफ स्पेस फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल में हम मैनग्रोव्स को रखते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे इंडिया में सुंदरबन तो बहुत ही फेमस है, और भी जो कोस्टल पार्ट है हमारा वो मैनग्रोव्स है। तो मैनग्रोव्स क्या करते हैं, उनका नंबर तो बहुत कम है क्योंकि सिर्फ कोस्टल पार्ट में पाए जाते हैं, बट वो हमारी कोस्ट को, शोर लाइन को, वहाँ के ट्रीज़ को, वहाँ के वाटर और लैंडफॉर्म के बीच में एक जो बाउंड्री बना के रखते हैं, वो उनका रोल उसको इकोलॉजिकली बहुत सिग्निफिकेंट कर देता है। इसी वजह से उनको कीस्टोन स्पीशीज़ बोलते हैं। सेम रोल यहाँ पे कोरल्स का है। कोरल जो है मतलब ओशन के सिस्टम में बहुत सारी इकोसिस्टम, जैसे कोरल तो हमारे छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स हो गए, बहुत छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स हो गए, बट इनका इकोसिस्टम सर्विसेज क्या हो गया कि ये फिशेस के लिए फूड की तरह काम कर रहे हैं, तो उससे हमारी फिशेस को भी न्यूट्रिशन मिल रहा है। इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम इन्हें कीस्टोन स्पीशीज़ के उसमें भी रखते हैं। वहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि कोरल्स को हम रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन भी बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक ये चीज़ मैंने आपसे कही थी कि हम इस वीडियो में कोरल से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। मीन्स कि कोरल कीस्टोन स्पीशीज़ हैं, ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है पॉलिप का, ज़ूज़ैंथिल एल्गी का, किससे किसको क्या मिल रहा है। ये जो टर्म था, ये जो चीज़ें थी, ये थोड़ा साइंस की चीज़ें थी। अब इसके जब डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे तो हमें लिटिल बिट ऑफ ज्योग्राफी अप्लाई करनी पड़ेगी। लिटिल बिट ऑफ ज्योग्राफी क्या, कि जो हमारे कोरल्स हैं, तो ये इसके लिए हमें क्या है कि हमने यहाँ पे देखा कि इनके लिए नॉर्मली जो है ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ का लैटिट्यूड चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि ये लैटिट्यूड क्या है, या ये लैटिट्यूड आपको ग्लोब में कहाँ मिलेगा। तो थोड़ा सा इसका वो देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा देखेंगे कि सपोज़ ये अर्थ है, तो ये जो वर्टिकल लाइंस हम इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस खींचेंगे अर्थ पे या ग्लोब पे, इनको नाम दिया जाता है जो है आपका लॉन्गिट्यूड का। जो ये लाइंस है, वर्टिकल लाइंस हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपकी होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स हो गई। वहीं पे जब हम अर्थ को बनाएंगे और हम इस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे, तो ये हमारी हो जाएंगी क्या, इनको हम बोलेंगे, ये कौन सी लाइंस हैं, ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं। लाइंस क्या, इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अच्छा, अभी इतना तो ये हो गया कि लैटिट्यूड क्या है, वर्टिकल लाइंस हो गई, लॉन्गिट्यूड आपकी वर्टिकल लाइंस हो गई, लैटिट्यूड आपकी जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई। इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके आगे क्या देखते हैं कि सपोज़ करिए ये हमारा अर्थ है, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड का खैर कोई रोल नहीं है। फिर ये हमारा क्या हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री को हम इक्वेटर की लाइन बोलते हैं। 0 डिग्री के ऊपर का जो पार्ट हो गया ये नॉर्दर्न हेमीस्फेयर हो गया, नीचे का क्या हो गया, सदर्न हेमीस्फेयर हो गया। इसको 2 पार्ट में इक्वेटर डिवाइड कर रहा है हमारे अर्थ को, हमारे ग्लोब को। तो यहाँ पे पहला एक लाइन आपको देखने को मिलेगा 23.5 डिग्री नॉर्थ का। इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। वही साउथ में जाएंगे तो साउथ में भी आपको एक 23.5 डिग्री साउथ में एक आपको सर्कल देखने को मिलेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी जो लाइन है ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसको बोलेंगे मकर रेखा। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ पड़ेगा, इधर भी 66.5 डिग्री साउथ पड़ेगा। ये जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पड़ रहा है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त बोला जाता है इसको। और जो साउथ में वहीं 66.5 डिग्री हमारा जो साउथ है
इसको हम बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक बर्फ। इसके आगे आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा तो ये नॉर्थ पोल है, इधर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये आपका साउथ पोल है। तो बेसिकली ये हमारा अर्थ का मतलब इसकी अर्थ का थोड़ा जोग्राफिकल पार्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि 0 से ये 23 डिग्री की लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये 23 डिग्री की लाइन है दोनों हेमीस्फेयर में। तो कहीं यहाँ 30 तक ऑलमोस्ट, यहाँ 30 होगा, 30 यहाँ होगा। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमको कोरल देखने को मिलते हैं। और बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो भी ये पूरा एरिया है इसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। यहाँ का और यहाँ का जो जोन है उसको टेम्परेट बोलेंगे, ऊपर तो आपका पोल हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ें ये हो गई। अभी क्या है कि अब हमने ये समझ लिया कि जो हमारे कोरल्स हैं वो हमें ट्रॉपिकल जोन में मिलेंगे, मतलब ये 0 से 30 डिग्री नॉर्थ, 0 से 30 डिग्री साउथ, इन लैटिट्यूड्स पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब इन लैटिट्यूड के अलावा कोरल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फैक्टर क्या है कि हमें वार्मर वाटर चाहिए, जो मतलब जो है इनको स्लाइड सा वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, 20 से 21 डिग्री वाला वाटर इनके लिए चाहिए। बट आपको ये पॉइंट दिमाग में एक पॉइंट ये भी रखना है कि जो कोल्ड कोरल्स हैं, कोरल्स हमारे ट्रॉपिकल रीजन में मिल रहे हैं। ट्रॉपिकल रीजन का टेम्परेचर मतलब हाई होता है, कंपैरेटिवली हाई होता है, ठीक है। और उनका जो हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना चाहिए, 20 से 21 डिग्री, मतलब स्लाइटली वार्म टेम्परेचर हमें चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोल्ड कोरल होते ही नहीं हैं। जब आप सदर्न हेमीस्फेयर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2000 मीटर की जो डेप्थ है वहाँ पे 4 डिग्री टेम्परेचर पे भी आपको कोल्ड कोरल्स मिलते हैं। मान लीजिए कहीं स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन आ जाए कि कोल्ड कोरल्स आर नॉट फाउंड, तो वो स्टेटमेंट टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इनको क्लीन वाटर चाहिए। हम कोरल्स को जो है मतलब मडी वाटर या टर्बिड वाटर में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि सपोज़ करिए ये वाटर है, अब यहाँ का क्लीन वाटर है, यहाँ पे कोरल सर्वाइव कर रहा है। अगर यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो जाए, ठीक है, सेडिमेंटेशन की वजह से क्या होगा, मड आ जाए, सेडिमेंटेशन हो जाए, सिल्टेशन हो जाए, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पॉलिप्स हमारे होते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म से, तो इनका जो माउथ होता है उनके माउथ में वो ये सेडिमेंट जा जाके डिपॉजिट होके उनको क्लॉक्स करते हैं, उनके माउथ को ही क्लॉक कर देंगे और इस वजह से उनकी जो है क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए हमें कोरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोरल्स हमें कहाँ मिलेंगे, फिर हमें कोरल्स ये आपके क्लीन वाटर में मिलेंगे। और डेप्थ भी इनकी शैलो चाहिए, छिछले पानी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला पानी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा गहराई भी नहीं चाहिए इनके लिए। तो ये कुछ बातें हैं जो कोरल्स के बारे में हो गई, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वर्ल्ड का तो ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत हम लोगों ने लैटिट्यूड के बेसिस पर देखा। अगर हम इंडिया की बात करें, जो है इंडिया की बात करें, थोड़ा सा अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी का आइडिया हो तो जैसे मान लीजिए कोस्टल पार्ट की बात करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो कुछ नहीं है। तो ये मान लीजिए हमने इंडिया की बात करी, इंडिया के रेफरेंस में अगर बात करें तो इधर आपका अरेबियन सी है, इस साइड आपका अरेबियन सी है, यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। इतना आपको हो गया। अब इंडिया के रेफरेंस में आपको कोरल रीफ कहाँ देखने को मिलेंगी, इधर अरेबियन सी में हो गया, यहाँ अरेबियन सी में हो गया जो है, फिर इधर आपका लक्षद्वीप यहाँ कहीं पड़ेगा। हम इंडिया के रेफरेंस में जब बात करेंगे तो इधर आपका अरेबियन सी है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है, तो यहाँ पे आपका लक्षद्वीप कहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोरल आपको मिल जाएंगे जो है। लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, गल्फ ऑफ मन्नार है, कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी तो आपको गुजरात के पास मिल जाएगी जो है, पाक बे है, रत्नागिरी मैंगलोर वाला एरिया है। थोड़ा सा लोकेशन को देख लेंगे कि जब हम इंडिया और श्रीलंका के बीच में बात करेंगे, ठीक है, इंडिया और मैं फिर से मैप बना देती हूँ। मान लीजिए सपोज़ करिए कि हम इंडिया के कोस्टल पार्ट की बात करें, या यह है इंडिया हो गया, यहाँ आपका श्रीलंका हो गया, ठीक है। इधर नीचे यहाँ कहीं जाके आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मिलेगा, इस साइड आपको लक्षद्वीप मिल जाएगा। इसके अलावा जो ये वाला जो आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो डिवीज़न दिख रहा है, तो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको मिलेगा पाक स्ट्रेट, ठीक है,
ये आपको पाक स्ट्रेट मिलेगा, बीच में आपको पाक बे मिलेगा, और यहाँ नीचे आपको तमिलनाडु के पास आपको यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार मिलेगा, मन्नार की खाड़ी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ इन सब इलाकों में, इन सब एरियाज़ में आपको इंडिया के रेफरेंस में कोरल्स मिल जाएंगे। ये आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। दिस इज़ वाई आपको मेक श्योर करना है कि कोरल के लिए कौन सा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, कोरल कौन से लैटिट्यूड्स पे पाए जाते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज़ करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सिर्फ वापस आते हैं, इसको तो मैंने अच्छा अभी क्या है कि हमने इंडिया के रेफरेंस में कोरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जितना हर चीज़ आप मेमोराइज़ नहीं कर सकते हैं, जितना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे दैट विल हेल्प यू वेरी मच इन योर एग्ज़ाम। हमने एक बात की कि ये जो इंडिया का हमने मैप बना के थोड़ा सा देखा, हमने देखा कि ज़्यादातर जो हमें कोरल्स मिल रहे हैं वो हमें कहाँ मिल रहे हैं, वेस्टर्न पार्ट पे या इधर पार्ट पे। ईस्टर्न पार्ट का ये जो पार्ट है, अब आप ये मत कहिएगा कि ये तो सदर्न पार्ट हो गया, नहीं तो ये भी आपके माइंड में आ सकता है कि अरे ये तो गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ आ रहा है, ये तो सदर्न पार्ट हो गया। बट जनरली मोटा मोटा इंडिया के, अगर हम कोस्ट लैंड के रेफरेंस में बात करें, इंडिया के हम ईस्टर्न कोस्ट पे जो है नहीं देखते हैं कोरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि जैसे हमारा क्या हो गया, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ हो गया, लक्षद्वीप यहाँ हो गया, अरेबियन सी हो गया, तो हम ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन वेस्टर्न कोस्ट पे देख रहे हैं। तो आखिर क्या ऐसे पॉसिबल रीजंस हैं, ऐसे कौन से कारण हैं कि इंडिया में हमें वेस्टर्न मार्जिन पे ही जो है मतलब जो है कोरल्स देखने को मिले, क्योंकि जनरली आप देखेंगे आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि जनरली आपका जो है जो कोरल्स हैं वो कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो वहाँ पे वो वेस्टर्न मार्जिन में मिलते हैं। तो थोड़ा सा इस फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे पहला रीज़न क्या है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, यहाँ पे हमको थोड़ा क्लियर वाटर मिलेगा। क्लियर वाटर पहला क्या है कि वेस्टर्न कोस्ट पे हमको क्या मिल रहा है, क्लियर वाटर मिल रहा है। अब क्लियर वाटर से क्या मतलब है, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा सा भी पता होगा तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो हमारी रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और जितनी भी रिवर्स हैं ये अपने साथ कुछ ना कुछ सेडिमेंट ज़रूर बहा के लेके जाती हैं जो डिपॉजिट करती हैं। इसी वजह से यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा बना है उनके डिपोजिशन से। तो इधर जो है हमारी कंट्री के रिस्पेक्ट में, इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या है कि यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से ईस्टर्न कोस्ट पे हम सेडिमेंटेशन बहुत देखते हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि कोरल के लिए सेडिमेंट नहीं चाहिए, कोरल को सर्वाइव करने के लिए क्लियर वाटर चाहिए। पहला पॉइंट आप ये मतलब इसको समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब करेंट्स का रोल आता है, ओशियनिक करेंट्स का रोल आता है। हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है जो है, थोड़ा करेंट्स के बारे में, करेंट्स के लिए हम आपको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं, ठीक है। आप जब इस मैप को देखेंगे, देखिए क्या है कि अगर आप इस मैप को थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से तो यहाँ आपको नॉर्थ अमेरिका दिखेगा, ये आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका है, इधर यूरोप है, इधर आपका एशिया है, और इधर कहीं आपका जाके इंडिया पड़ेगा। हमने क्या, अब आपको इसमें देखना क्या है, इसमें आपको ध्यान ये देना है कि इस पूरे डायग्राम में ओशियनिक करेंट्स बनी हुई हैं। कई फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे ओशंस में भी करेंट्स जनरेट होती हैं, मतलब एयर जो है वो करंट के फॉर्म में वहाँ पे फ्लो करती है। बेसिकली ये है एयर की वजह से, सॉरी एयर नहीं, आपका जो वाटर है, ये वाटर जो है आपका कई फैक्टर्स की वजह से काम करके वाटर जो है वो करेंट्स के फॉर्म में फ्लो करता है। तो हमारे ग्लोब पे दो तरीके की करंट देखी जाती है। अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। यहाँ पे हमें दो तरीके की करंट देखने को मिलेंगी, एक को हम बोलेंगे वार्म वाटर करंट, एक को हम बोलेंगे कोल्ड वाटर करंट। और इस डायग्राम में जितनी भी रेड कलर की आपको दिख रही है करंट्स, वो सब की सब वार्म करंट हैं, और
जो है जितनी भी हमें ब्लू कलर की करंट दिख रही हैं वो हमें जो है कैसी दिख रही हैं, वो कोल्ड वाटर करंट है। अच्छा, अब इसका वार्म एंड कोल्ड का इम्प्लीकेशन हमें क्या देखना है यहाँ पे, इसका यहाँ पे क्या रोल है, यहाँ पे क्या फैक्टर है। आप ध्यान से देखिए कि जैसे सपोज़ ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका का जो ये ईस्टर्न पार्ट है, ठीक, नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न पार्ट पे आप देखिए कि यहाँ पे जो है वार्म वाटर करंट है और वेस्टर्न मार्जिन पे कोल्ड वाटर करंट है। इसी तरीके से अगर आप अफ्रीका को देखें यहाँ पे, तो अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे ये रेड कलर की करंट्स आपको दिख रही होंगी, ये आपकी जो है वार्म वाटर करंट है, और इधर साइड पे इस कोस्ट पे आपको कोल्ड वाटर करंट दिख रही है। सिमिलर इन केस ऑफ साउथ अमेरिका, यहाँ पे आप ईस्टर्न कोस्ट पे देखिए ये आपकी रेड कलर से वार्म करंट्स हैं और यहाँ पे कोल्ड करंट्स हैं। तो जनरली हम क्या देख रहे हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, ठीक है, उसके ईस्ट में हमको वार्म करंट दिख रही है और वेस्ट में हमको कोल्ड करंट दिख रही है। तो आपको ध्यान ये देना है कि आप जब देखेंगे यहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ आप अभी हमने बात करी थी कि कोरल के लिए, कोरल को सर्वाइव करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो स्लाइटली वार्म टेम्परेचर चाहिए, 20 to 21 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो जब वेस्टर्न मार्जिन पे कॉन्टिनेंट्स के कोल्ड करेंट्स बह रही है तो यहाँ पे कोरल के सर्वाइव होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए कॉन्टिनेंट्स के आपको ईस्टर्न मार्जिन पे ही कोरल्स मिलेंगे। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे पूरी ग्रेट बैरियर रीफ की सीरीज़ है आगे, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, पढ़ेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ माना जाता है। यहाँ पे देखिए कितनी सारी वार्म वाटर करेंट्स हैं। बट इधर क्या है, यहाँ देखिए आपको इंडियन ओशन लिखा दिख रहा है। यहाँ पे इस डायग्राम में इंडियन ओशन की चीज़ें थोड़ा क्लियर नहीं है, जो है इधर कहीं आपका इंडिया पड़ेगा, ये इधर एशिया शुरू हो रहा है, ये तो जापान और वियतनाम और इधर वाला सब एरिया है, इधर कहीं यहाँ पे कहीं पे इंडिया पड़ेगा। तो इंडिया के रेफरेंस में जब आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप इक्वेटर से, यहाँ पे आपको ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट दिख रही होगी, ये करंट इक्वेटर से जो करंट जनरेट होती हैं वो जाके आपके वेस्टर्न पार्ट पे पहुँचेंगी। इसी वजह से वेस्टर्न पार्ट का जो टेम्परेचर है वहाँ पे जो है क्या है कि वहाँ पे वार्म वाटर करंट जब पहुँचेंगे तो स्लाइटली वहाँ का टेम्परेचर वार्म रहेगा। इस वजह से इंडिया में उल्टा है। बेसिकली ये जो सारी बातें हमने करी, इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि हम किसी भी कंटिनेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे कोरल हमें ईस्टर्न मार्जिन पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि उधर वार्म वाटर करंट है। लेकिन इंडिया के रेफरेंस में ये उल्टा है। बस हमें ये पॉइंट याद रखना है। थोड़ा मैंने ये कोशिश करी है कि आप इस पॉइंट को थोड़ा ओशन करंट की उससे थोड़ा सा देख सकें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि टाइप ऑफ कोरल रीफ्स क्या है, ठीक है। कोरल रीफ्स के जब टाइप्स की बात करेंगे तो बेसिकली ये थ्री टाइप्स की कोरल रीफ्स होती हैं हमारी, जिसमें पहली होती है फ्रिंजन रीफ, दूसरी है बैरियर रीफ, तीसरे को बोलेंगे एटॉल। अच्छा, फ्रिंजिंग क्या कॉन्सेप्ट है कि ये जो कोरल है वो हमारे कोस्ट के अलोंग ही रहेंगे, ये कोस्ट से चिपके रहेंगे, ये कोरल कहीं भी, ये रीफ्स कोरल से दूर नहीं जाएंगी। इसका मतलब क्या है, फ्रिंजन रीफ की अगर बात करें तो सपोज़ ये हमारा लैंड हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया सी लेवल हो गया, इधर ये लैंड हो गई, इधर ये हमारा सी लेवल हो गया। ये हम फ्रिंजिंग की बात कर रहे हैं, फ्रिंजिंग रीफ की। तो ये जो कोरल्स हैं ये यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गए, मतलब इस एंगल पे आके डिपॉजिट हो गए कि ये जो कोस्ट लाइन है ये अपनी कोस्ट लाइन से दूर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा एलिवेटेड भी नहीं है, ये कोस्ट से एकदम चिपके हुए हैं, इसीलिए इनको फ्रिंजिंग बोला जाता है। ये एकदम कोस्ट के पास आपको देखने को मिलेंगे। जो सेकंड फॉर्म आपका आएगा वो सेकंड फॉर्म आपका है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ का क्या होता है कि जैसे सपोज़ करिए ये आपका सी लेवल हो गया, ये आपका लैंड हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे ये कोस्ट को, कुछ एरिया कोस्ट का छोड़ के रीफ आपकी डिपॉजिट हुई हैं, ठीक है। ये आपके, हमने अभी फ्रिंजिंग में क्या देखा कि सपोज़ ये आपका सी लेवल था, ये आपका लैंड था, तो सारी कोरल्स यहीं पे आपकी डिपॉजिट हो गई। जो है फ्रिंजिंग में क्या हुआ कि ये आपकी कोस्ट को थोड़ा सा छोड़ के थोड़ा सा कोस्ट से दूर हो जाएंगी, इसलिए कोरल रीफ और कोस्ट के बीच में एक वाटर डिवाइड आ जाएगा, यहाँ पे वाटर आ जाएगा, तो एक वाटर डिवाइड प्रेजेंट होता है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड फॉर्म आएगा एटॉल का। एटॉल जनरली आपको हॉर्स शू शेप में दिखेंगे, जो है ये सबमर्ज्ड हो जाएंगे
इसमें क्या होगा कि मेन आइलैंड जो है, मेन जो कोरल रीफ है वो सबमर्ज्ड हो जाएगी। मेन जो आइलैंड है, सॉरी, जो मेन आइलैंड है आपका वो सबमर्ज्ड हो जाएगा और कोरल जो सर्कल है वो आउट हो जाएगा। मतलब कि ये आपका जो है लैंड हो गया। ये सी लेवल कुछ इस तरीके से है, ये कोरल रीफ इस तरीके से डिपॉजिट हुई। ये सब रीफ हैं आपकी, रीफ ऐसी आपकी डिपॉजिट हुई इस यू शेप में, या इसको हॉर्स शू शेप बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एटॉल की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको पाम ट्रीज़ भी दिखेंगे। यहाँ पे ये आइलैंड की तरह क्या होगा कि ये पार्ट एलिवेटेड हो जाएगा और यहाँ का जो बीच का पार्ट है यहाँ पे वाटर प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पे जनरली लैगून बन जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि एक वाटर पूल है यहाँ पे, और इसके दोनों साइड पे एलिवेटेड आपको रीफ्स दिख जाएंगी। तो ये 3 तरीके की आपको रीफ्स दिखने वाली हैं जो है। आई होप आपको ये सब समझ में आएगा। इसके बाद अगर कोरल का थोड़ा सा ओरिजिन की बात करें तो कोरल के ओरिजिन के लिए भी काफ़ी सारी थ्योरीज़ भी हैं, लेकिन अभी तक वो जनरली किसी एग्ज़ाम में पूछी नहीं गई हैं, तो उसके डेप्थ में जाने की इम्पोर्टेंट नहीं है। बट कुछ थ्योरीज़ के नाम है जो आप लिख लीजिए। कोरल्स की जो ओरिजिन है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो एक सबसे पहली थ्योरी आई थी वो आई थी सब्सिडेंस थ्योरी। नाम आप याद रखिए, नाम से थोड़ा फैमिलियर रहेंगे तो ठीक रहेगा। ये आई थी, सबसे पहली थ्योरी आई थी 1837 में, जिसको चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है। दूसरी एक थ्योरी है स्टैंड स्टिल थ्योरी, स्टैंड स्टिल थ्योरी। ठीक है, स्टैंड स्टिल थ्योरी ये आई थी 1880 में, जिसको मरे ने दिया था। और जो थर्ड आपकी है वो है ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, जिसको डाली ने दिया था 1915 में। तो ये थ्योरीज़ के आप नाम रखिए, कभी मान लीजिए एग्जाम में पूछ भी ले कि ये थ्योरीज़ किससे रिलेटेड हैं, तो एक बार आपका नाम से फैमिलियर होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ इस पर कभी बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया है। तो आगे हम बढ़ते हैं जो है, अब बात करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ की। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पास आपको देखने को मिल जाएगा, और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है। पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ी आपको कोरल रीफ कहीं भी नहीं देखने को मिलने वाली है जो है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, जनरली एक चीज़ यहाँ पे मैप लगा होगा, आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया का मैप आपको दिख रहा होगा। यहाँ आपको दिख रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ है, यहीं पे आपको कोरल सी भी दिखेगा। यहाँ पे एक सी है जिसका नाम है कोरल सी, उस पूरे सी का नाम ही कोरल सी है, कोरल रीफ की प्रेजेंस की वजह से। अच्छा, इस मैप को लगाने का यहाँ इम्पॉर्टेंट मतलब ये है, आपको ये समझाना है कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया के किस प्रोविंस से लगा हुआ है, तो वो है क्वींसलैंड। ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के पास मतलब जो है आपके जितने भी प्रोविंसेस में ये डिवाइड है जो है, उसमें से आपका जो एक क्वींसलैंड का प्रोविंस है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर करते होंगे तो PCS 2015 में आई थिंक ये पूछा गया था कि ग्रेट बैरियर रीफ आपको ऑस्ट्रेलिया के किस प्रोविंस के अलोंग मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, जो जुरासिक एज आता है, अगेन ये ज्योग्राफी की बातें हैं, इस पर तो अभी डेप्थ में जाने का टाइम नहीं है। आपको सिंपली याद रखना है कि जुरासिक एज में जो ओशियानिया, तो आपको ये पता होगा कि पहले हम ऑस्ट्रेलिया को एक कॉन्टिनेंट मानते थे पूरा, लेकिन अभी क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया ऐसे करके जब आप वर्ल्ड मैप की स्टडी करते हैं तो बहुत सारे आपको मतलब कॉन्टिनेंट्स लाइक चीज़ें दिख जाएंगी, तो उनको कलेक्टिवली हम ओशियानिया का नाम देते हैं, उनको हम कलेक्टिवली जो है ओशियानिया का नाम देते हैं रादर देन ऑस्ट्रेलिया बोल के। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे आपको जो कोरल्स दिखेंगे, तो कोरल का डिपोजिशन वहाँ पे जुरासिक एज में होना शुरू हो गया था। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, अगर सिंपली आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रेट बैरियर रीफ आपकी कौन सी एज में बनी थी, तो आपको बताना है कि ये जुरासिक एज में बनी थी। इसकी लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ याद रखिएगा 2300 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये आपसे मैं इसलिए कह रही हूँ कि आगे हम इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे जो हाल ही में यूपी
यूपीपीएससी की जो है समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आगे हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे। तो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपको बस मोटा मोटा इतना याद रखना है कि ग्रेट बैरियर रीफ का जो फॉर्मेशन है ये आपका जुरासिक एज में हुआ था। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ है। इसकी लेंथ जो है 2300 किलोमीटर के अराउंड है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड वाला प्रोविंस है उसके बगल में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अच्छा, जब इतनी थोड़ा ज्योग्राफी की हम बात कर ही रहे हैं, कोरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन और चीज़ों की समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा बात करते हैं कोरल ट्रायंगल की। कोरल ट्रायंगल जो है ये आपको वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मिलेगा। ये थोड़ा सा नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा समझना ट्रिकी है, बट आप इसको एक बार जाके मैप को देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। जो हमारा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, कोरल ट्रायंगल आपको याद रखना क्या है इसके बारे में मोटा मोटा, कि ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब उस वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आपको क्या क्या मिलेगा, जो है फिलीपींस मिल जाएगा। ठीक है, हमारा फिलीपाइंस का ये एरिया मिल जाएगा। इसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, पापुआ न्यू गिनी है, तिमोर लेस्ते हैं, सोलोमन आइलैंड्स है। बेसिकली आपको इसमें याद क्या रखना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है कौन कौन सी कंट्रीज़ में है। जो कोरल ट्रायंगल का रीजन है ये आपका ऑलमोस्ट जो है 120 मिलियन पॉपुलेशन को जो है सपोर्ट करता है। और उससे भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि जितने भी वर्ल्ड के कोरल स्पीशीज़ हैं उसका 75% ये आपको जो है कोरल ट्रायंगल के एरिया में मिलेगा। जैसे हमने ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सिंपली कुछ बातें याद रखनी थी कि वो कौन से प्रोविंस के पास है, उसकी लेंथ कितनी है, कौन सी एज में बना, उसी तरीके से आपको कोरल ट्रायंगल के बारे में भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि ये आपको वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मिलेगा और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते, सोलोमन आइलैंड्स। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट के टॉपिक पे अब हम बात करने वाले हैं, जो है कोरल ब्लीचिंग। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे जो है, तो इस टाइम न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि कोरल ब्लीचिंग हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ टाइम बाद कोरल हमारे अर्थ से, हमारे इकोसिस्टम से जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोरल ब्लीचिंग को, इसको जो है हिंदी में बोलेंगे क्या, प्रवाल विरंजन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे आपका, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवाल विरंजन। ये तो मान लीजिए इसकी हिंदी है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोरल ब्लीचिंग बेसिकली जो है आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से आपके जो कोरल्स हैं वो अपना कलर खो देते हैं। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेना है, रादर प्रोसेस नहीं कहेंगे, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोरल्स जो है वो अपना कलर लॉस कर देते हैं और कम्प्लीटली वाइट हो जाते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि हेल्दी कलर है, हेल्दी कोरल है वो कितना कलरफुल है। स्ट्रेस्ड कोरल हुआ तो वो थोड़ा सा उसका कलर चेंज हुआ। जो ब्लीच्ड कोरल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, कि ये कम्प्लीटली वाइट हो चुका है, इसका एल्गल कंपोनेंट पूरा कम्प्लीटली डेड हो चुका है, सिर्फ लाइमस्टोन बच गया है। इसके बाद डेड कोरल जो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो बेसिकली कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या है कि ब्लीच सिंपली क्या हम बोलते हैं, कलर्स, कपड़ों के सेंस में भी बोलते हैं ना, ब्लीच यूज़ कर रहे हैं कि जो है कलर हट जाए, उसको वाइट बना रहे हैं। अब यहाँ पे कोरल्स का जो ब्लीच होना है, कोरल्स का वाइट होना है, इसका मतलब क्या है कि इसका कलर आप कैसे कह सकते हैं कि कोरल्स ब्लीच हो गए। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एल्गल कंपोनेंट है, हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो एल्गी हैं, जो ज़ूज़ैंथेले एल्गी हमने नाम पढ़ा था, वो कोरल को कलर इम्पार्ट करता है, कोरल को वो कलर प्रोवाइड करता है। और जब हमारा कोरल क्या है, वाइट हो गया है, कलरलेस हो गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो उसका एल्गल कंपोनेंट है वो उसकी डेथ हो चुकी है। और इस वजह से सिर्फ लाइमस्टोन बच गया हमारे पास, तो इस वजह से उसका कलर सिर्फ और सिर्फ वाइट रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा
ये तो एक कलरफुल रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं कैसे कैसे कलर चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर ये कोरल ब्लीचिंग हो क्यों रही है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है ओशन टेम्परेचर राइज, या इसको हम एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग भी मान सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का बढ़ रहा है, ओशंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस वजह से कोरल की डेथ हो रही है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कोरल के सर्वाइवल के लिए, और अगर टेम्परेचर इससे ऊपर गया, ये स्लाइटली वार्म से अगर टेम्परेचर वार्म हो गया, सपोज ये टेम्परेचर 25 पहुँच जाए, 30 पहुँच जाए, तो कोरल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला जो इसका पॉइंट है कोरल ब्लीचिंग का जो रीज़न है वो आपका है ओशन टेम्परेचर राइज। सेकंड आपका जो है क्या है कि सेकंड आपका जो रीज़न आता है वो है ओशन एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन का मतलब क्या, एसिड बढ़ रहा है। अब जो है एसिड बढ़ने का मतलब क्या हो गया जो है, देखिए ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमारा जो कोरल था, हमने पढ़ा था कि उसकी बॉडी किसकी बनी थी, CaCO3, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि जो है हमारा जब ओशन में मतलब ओशन में जब हमारा एसिड बढ़ेगा, ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है कि ओशन में एसिड का कंटेंट बढ़ रहा है। ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है कि ओशन में एसिड बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, एसिड बढ़ रहा है तो हमारा जो कार्बोनेट आयन है CO3 जो हमारा था ये डिज़ोल्व हो जाएगा। देखिए आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ओशन में क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। एसिडिफिकेशन का मतलब जनरल क्या है कि हमारा जो एसिड है वो ओशन में इंक्रीज़ कर रहा है। अच्छा, अब ओशन में एसिड कहाँ से आ जाएगा, ओशन में एसिड यहाँ से आएगा कि हमने पढ़ा था ना कि CO3 ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो एक्सोस्केलेटन है कोरल्स का, वो किसका बना होता है, CaCO3 का बना होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये जो CaCO3 है ये डिसोसिएट हो रहा है। सेकेंड जो चीज़ आती है वो है ओशन एसिडिफिकेशन की। ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो कार्बोनेट है हमारा CaCO3 है, इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज़ कर रही है, हो क्या रहा है, जैसे हमारी CO2 हो गई, ऐसी जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, ये जब ओशन वाटर से H2O से जब ये रिएक्ट करेंगी तो ये क्या बनाएंगी, ये इसको H+ में तोड़ देंगी। इसके साथ आपको क्या मिलेगा, बाइकार्बोनेट आयन। अब बाइकार्बोनेट आयन मिल रहा है और आपको ये H+ मिल रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि H+ मिल रहा है, इसका मतलब एसिडिक कंटेंट बढ़ रहा है। pH और बाकी चीज़ों में आपने देखा होगा ना कि हम एसिडिक कंटेंट H+ के रेफरेंस पे निकालते हैं। H+ बढ़ रहा है मतलब हमारा उसमें एसिडिफिकेशन बन रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयन मिल रहा है। ओशन मतलब कोरल के सर्वाइवल के लिए हमें चाहिए क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए था, यहाँ हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें बाइकार्बोनेट आयन। तो इसकी वजह से क्या है कि जब बाइकार्बोनेट आयंस बढ़ते जाएंगे, हाइड्रोजन आयंस बढ़ते जाएंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसके अमाउंट में हमें डिक्रीज़ देखने को मिलेगा। और जब इसका अमाउंट जैसे जैसे डिक्रीज़ होता जाएगा, कोरल्स के लिए सरवाइव करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। एक और इसका रीज़न नाइट्रोजिनस पॉल्यूशन हो सकता है। पॉल्यूशन तो मतलब आजकल हर एक प्रॉब्लम से लिंक उसको हम कर ही सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नाइट्रोजिनस पॉल्यूशन भी इसका हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन सेडिमेंटेशन के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि जो सेडिमेंटेशन है या मडी वाटर है या जो टर्बिड वाटर है, इसकी वजह से क्या होगा कि कोरल रीफ का जो माउथ है वो क्लॉग कर जाएगा और उनकी जो डेथ हो जाएगी। तो इस वजह से सेडिमेंटेशन भी। अच्छा, सेडिमेंटेशन क्या है, सेडिमेंटेशन जो रिवर वाटर है, रिवर्स अपने साथ सेडिमेंटेशन कर रही हैं, सीज़ में सेडिमेंटेशन हो रहा है, इस वजह से सेडिमेंटेशन से भी कोरल को लॉस ही है। कोरल इसकी वजह से भी ब्लीच हो रहे हैं जो है। ओके, इसके बाद क्या है, डीप सी माइनिंग। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है डीप सी माइनिंग। इसको मतलब आप ये तो मतलब कॉजल फैक्टर्स ये ऐसे होगा ना कि इसको आप अपने मेंस में फुल लेंथ पूरा लिख सकते हैं। आप चाहें तो उसको फुल लेंथ स्टडीज़ कर सकते हैं, इन पर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं। डीप सी माइनिंग होता क्या है कि हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो भी हमारा पेट्रोलियम का या ऑयल का जो
रिजर्व्स है वो हमें कहाँ मिलेंगे, क्रूड ऑयल रिजर्व्स हमें कहाँ मिलेंगे, वो ओशन बेड में मिलेंगे। उनको मतलब उनको ऑब्टेन करने के लिए, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें माइनिंग करनी पड़ेगी। अच्छा होता क्या है कि जब हम माइनिंग कर रहे हैं उस प्रोसेस में जब हमारा ऑयल बाहर आ रहा है, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑयल स्पिल होता है, कहीं ना कहीं वो स्पिल हो रहा है, वो ओशन सरफेस पे फैल रहा है। उसकी वजह से क्या है कि पॉल्यूशन हो रहा है ओशन में, और कोरल्स को जो है क्लियर वाटर नहीं मिल पा रहा है, जो उनकी ग्रोथ के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या है, ओवर फिशिंग भी एक रीज़न है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, अगेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी कोरल ब्लीचिंग के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा ओवर टूरिज़्म, कोरल्स इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने वंडरफुल हैं, उनको देखने के लिए जो है कितना सारा टूरिज़्म प्रमोट हो रहा है, जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स हो गए, लोग जाके ओशंस में स्क्यूबा डाइविंग कर रहे हैं और बाकी वाटर स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे वाइब्रेशंस, वाटर का वाइब्रेशन बहुत हो रहा है, वाटर में करेंट्स फॉर्म हो रही हैं, जो कि कोरल्स के लिए किसी भी तरीके से मतलब उनके फेवर में नहीं है। दैट विल इन मतलब एक वो है ना कि इस वजह से कोरल आपका डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एल नीनो की अगर बात करें तो एल नीनो क्या है कि हमारी एक वार्म वाटर करंट है, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। एल नीनो को जनरली हम एक वार्म वाटर करंट मानते हैं। तो इस वजह अब क्या है कि हमने कोरल का टेम्परेचर देखा कि उसको 20 से 21 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। अब वार्म वाटर करंट का अगर इफेक्ट हो गया तो फिर जो है वहाँ का वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और कोरल्स अगेन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा प्लास्टिक पॉल्यूशन तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से भी कोरल्स हमारे जो हैं वो डिके हो रहे हैं। अब बात करेंगे कि कोरल जो है कैसे हम कोरल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है या क्या चीज़ें हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने एक बात कही थी कि हम कोरल से जुड़े सारे डायमेंशन को देखने वाले हैं। इसका सिम्बियोसिस रिलेशनशिप हमने समझा, इसमें पॉलिप प्रेजेंट है, एल्गल कंपोनेंट है, कौन किसको क्या दे रहा है, सिम्बियोटिक जो इसका एसोसिएशन हो गया। इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं तो वो क्या थी कि वो इसका एक साइंस वाला पार्ट था। इसके अलावा जब हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझा कि कौन से लैटिट्यूड पे मिलता है, ईस्टर्न कोस्ट पे क्यों नहीं इंडिया में पाया जाता, कॉन्टिनेंट्स में कहाँ दिखेगा या क्या है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हमारी जो है उसका ज्योग्राफिकल पार्ट थी, ठीक है। अब जो इसके इनिशिएटिव की बात करेंगे इसमें साइंस भी अप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा करंट में जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं वो मतलब साइंस के साथ साथ करंट अफेयर्स से भी कहीं ना कहीं जाके लिंक हो जाएंगी। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसको मतलब कोरल्स के प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजिकल मेथड्स भी हैं कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे जो भी कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इसके अलावा इंडिया के लेवल पे क्या है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में तो एक सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्रायोमेश टेक्नोलॉजी लिखी हुई है। क्रायोमेश में बेसिकली हम क्या करते हैं कि कोरल के लार्वे को जो है उसको प्रिजर्व करते हैं -196 डिग्री टेम्परेचर पे। एक बार उसके लार्वा को प्रिजर्व कर लिया, बाद में हमें कोरल को कहीं भी रीइंट्रोड्यूस करना है तो हम उसको रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक दूसरा मतलब बायोरॉक टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिया गया है, बायोरॉक टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आगे अभी डेप्थ में बात करेंगे। ग्लोबली क्या है कि इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जो ICRI है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था आपको 1994 में। ICRI जो इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ICRI में इंडिया भी एक सिग्नेटरी है, ठीक है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल पार्टनरशिप है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें कई कंट्रीज़ की गवर्नमेंट मतलब पार्टिसिपेट कर रही हैं। उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर रखे कि कैसे वो कोरल के प्रोटेक्शन पे काम कर सकती हैं। और इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मतलब इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, उसका भी नाम आप याद रखेंगे। उसका नाम है ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ठीक है।
ये जो ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क है, इसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो है इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। कब किया है? 1994 में। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इंडिया इसका सिग्नेटरी है, इंडिया एक मेंबर है इसका। वहीं इंडिया के लेवल पे बात करें तो इंडिया ने अपना नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंडर हमने एक कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम को डेवलप किया है। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं, ठीक है। अब जैसे हमने साइंटिफिक मेथड्स की बात करी कि कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए, तो जनरली प्रोग्राम्स को लॉन्च करने का मतलब ये होता है कि आप पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं या कुछ आपने काम कर लिया उस डायरेक्शन में। इसके अलावा भी कोरल के जो है हाल फिलहाल में हमारे करंट अफेयर्स में, द हिंदू में तो स्पेशली जो भी आर्टिकल्स निकल रहे हैं उसके बेस पे जितने भी इम्पॉर्टेंट मेथड्स यूज़ हो रहे हैं कोरल के प्रोटेक्शन में, अभी उस पर बात करते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है? मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। सबसे पहला मेथड क्या है? MCB, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग जो है। इस मेथड में हम क्या करेंगे कि ये नीचे हमारा सी वाटर है, ठीक है, ये सी वाटर है। सी वाटर हमें पता है कि ये सलाइन है, ठीक है। अब इसी सी वाटर को लेके हमको स्प्रे करना है। कहाँ पे? स्काई में। ऊपर स्काई है, ऊपर हमने स्प्रे किया कि जिसकी वजह से एरोसॉल बन जाए। मतलब जैसे क्या है कि एयर के पार्टिकल्स के साथ साथ ये सलाइन वाटर मिल के फॉर्म करके बबल बना ले, एरोसॉल क्रिएट कर ले। अब क्या है कि एरोसॉल की जब एक लेयर यहाँ पे बन जाएगी, एरोसॉल मतलब बहुत टाइनी फॉर्म में, मिस्ट के फॉर्म में स्प्रे किया तो मिस्ट के फॉर्म में पूरा फैल गया। वाटर के साथ सलाइन वाटर ने, सी वाटर ने रिएक्शन किया, एरोसॉल बनाया। अब एरोसॉल ये यहाँ पे क्या हो गया कि एरोसॉल की पूरी एक स्काई में एक लेयर बन गई। इससे क्या होगा कि जो सन है, इसकी जो सन रेज आएंगी, सन रेज जो यहाँ पे आएंगी, तो पहले वो इन एरोसॉल से जो है मतलब इंटरैक्ट करेंगी। अच्छा, एरोसॉल में क्या है कि हमारा सलाइन वाटर प्रेजेंट है, तो उसका जो सॉल्ट का कंटेंट है, सॉल्ट का कंटेंट रिफ्लेक्ट कर देगा सनरेज को वापस। और जब सनरेज डायरेक्टली ओशन वाटर पे फॉल नहीं होंगी तो ओशन वाटर का टेम्परेचर राइज नहीं होगा। इसको क्लाउड ब्राइटनिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने इसमें जब सॉल्ट वाटर को स्प्रे किया, जो है उसने एरोसॉल का फॉर्म किया, एरोसॉल की एक लेयर बना दी, तो उसको क्लाउड के तरीके से, मतलब वो एक तरीके से आपका अपीयर होता है, इसलिए उसको क्लाउड ब्राइटनिंग का नाम दे दिया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट टेक्निक जो आजकल यूज़ हो रही है वो है बायोरॉक टेक्नोलॉजी और मैट, मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी। बायोरॉक टेक्नोलॉजी और मैट। अच्छा, ये क्या है कि इस टेक्नोलॉजी को भी समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मरीन नेशनल पार्क जामनगर में, जो गुजरात में है, मरीन नेशनल पार्क जामनगर गुजरात, इन दोनों ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी को जो है डेवलप किया है। तो ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस टेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ओशन वाटर है उसमें हम लो वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो अप्लाई करेंगे। उसको अप्लाई करने से क्या होगा कि हमारा जो वहाँ पे क्या बोलते हैं स्टेबिलाइज, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, उनके क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे। मतलब जो हमने देखा था ना कि ओशन वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो CaCO3 जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके जो है वो बाइकार्बोनेट आयन और H+ बना रही है। तो उस प्रोसेस को रिवर्ट करने के लिए कि जब लो वोल्टेज का हम इलेक्ट्रिसिटी करंट अप्लाई करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे तो हमारे जो कोरल है, जो अपनी मतलब कोरल की कॉलोनीज़ का जो लॉस हो रहा है उसको मतलब रीस्टोर करने में फ़ायदा मिल जाएगा। थर्ड जो मेथड आता है वो है हाई एल्बिडो क्रॉप। अच्छा, एल्बिडो के बारे में अगर बात करें तो एल्बिडो एक टर्म है जो क्या दिखाता है, रिफ्लेक्टिंग पावर। ये पीसीएस का बहुत ही पेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है पीसीएस के एग्जाम में। तो कि एल्बिडो से क्या मतलब है, तो ये रिफ्लेक्टिंग पावर है। किसी भी चीज़ की, किसी भी एंटिटी की रिफ्लेक्टिंग पावर को उसका एल्बिडो बोलते हैं। तो एल्बिडो, हाई एल्बिडो क्रॉप्स का मतलब क्या है कि ऐसी क्रॉप्स हम यूज़ करें जिनका रिफ्लेक्टिंग पावर बहुत ज़्यादा हो, ऐसी क्रॉप्स हम डेवलप करें। मतलब जो हमारे जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ हम ऐसी क्रॉप्स, ऐसी वेराइटीज़ डेवलप करें जो क्या करें कि सन रेज को रिफ्लेक्ट कर दें बहुत लार्ज अमाउंट पे, कि जो उसके नियर बाय का ओशन वाटर है वो वार्म ज़्यादा ना होने पाए।
इसके अलावा क्या है कि स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन, अगेन क्या है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनमें स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है उसमें एरोसॉल को हम जो है डाल दें। सिंपली ये भी एमसीबी की तरह ही काम करेगा कि एरोसॉल है तो वो डायरेक्टली सन रेज को आने से रोकेगा। तो इतना हमने देख लिया। अच्छा, ये तो टेक्नोलॉजिकल मेथड्स हमारे हो गए। इसके अलावा, इन सब के अलावा, ये तो हमने सिर्फ टेक्निक के अलावा यूज़ करी, इसके अलावा क्या हम कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन मेथड। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन मेथड, इसमें क्या होगा कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मेथड का मतलब क्या है कि हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोरल्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, कोरल्स की डेथ हो रही है, वो डिके हो रहे हैं। तो हमें सिंपली इसमें क्या करना है कि CO2 के लेवल को मतलब जो है कम करना है एनी हाउ। इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं, इसमें हम एफॉरेस्टेशन को रख सकते हैं कि जगह जगह पेड़ बहुत ज़्यादा लगाएं, एफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे करें कि जो है एटमॉस्फेयर से जो है हम जो है CO2 को बाहर कर सकें। इसके अलावा जो है ओशन फर्टिलाइजेशन करें। ओशन फर्टिलाइजेशन, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक आती है ओशन फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। ओशन फर्टिलाइजेशन से मतलब क्या है कि जो है ऐसे न्यूट्रिएंट्स ओशन में डाले जाएं जिसकी वजह से एल्गी की ग्रोथ हो, और फिर जब एल्गी की ग्रोथ होगी तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ओशन वाटर में जो एक्सेस ऑफ CO2 मौजूद है उनमें से कहीं ना कहीं CO2 का लेवल डिक्रीज़ होगा। तो ये कुछ मतलब इंजीनियरिंग मेथड्स हैं जिसमें सोलर रेडिएशन मेथड्स हो गए। यहाँ जितने ये चारों लिखे हुए हैं, ये अभी जितने भी ये जियो इंजीनियरिंग के मेथड्स हैं, MCB है, बायोरॉक है, एल्बिडो क्रॉप्स हैं, ये SAI है, तो ये आपके क्या है, ये सोलर रेडिएशन मेथड है कि इनमें कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली सन रेस को रिफ्लेक्ट करने की बात कर रहे हैं, सन रेस को डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन मेथड्स में हम क्या करेंगे कि हमें CO2 का लेवल डिक्रीज़ करना है एनी हाउ कि हमारा जो ओशन जो है वो एसिडिफाई ना होने पाए, ठीक है। अब इतना तो यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा क्लियरली। इसके अलावा जब ग्लोबल कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स की बात करेंगे तो हमने जो है कोरल रीफ ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव, ये इस टाइम न्यूज़ में है, ठीक है। ये अभी लॉन्च हुआ है। ये किस लिए लॉन्च हुआ है कि जो कोरल्स हैं उनका जो एक्सटिंक्शन है, उनका एक्सटिंक्शन ना होने पाए, उसको रोके। इसको लॉन्च किसने किया है, ICRI अभी हमने बात की थी कि ICRI 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था। किसने इसको इस्टेब्लिश किया था, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क ने, ठीक है ना। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है इसको किसने किया है, ICRI प्लस क्लाइमेट चैम्पियन प्लस ये NGOs हैं जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इसके अलावा जो है क्लाइमेट फंड फॉर कोरल रीफ, इन तीनों ने मिलके ये कोरल रीफ ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके अलावा ग्लोबल अलायंस ऑन कोरल रीफ भी आपको देखने को मिलता है। और मैं इंडिया के सेंस में बात कर रही थी ना कि इंडिया के सेंस में कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम डेवलप किया गया है कि एक ऐसा अलर्ट सिस्टम बनाया जाए कि कोरल ब्लीच हो रहे हैं जो हमें उसके लिए अलर्ट कर सके, उसके लिए पहले से ही मतलब वार्न कर सके। और ये जो सिस्टम है इसको जो डेवलप करने वाला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो इनकोइस है, ठीक है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेटिक सर्विसेज, इनकोइस। इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेटिक सर्विसेज, ये जो इनकोइस है, ठीक है, इसने डेवलप किया है क्या, कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम। अच्छा, इनकोइस का जो ये हेडक्वार्टर है ये आपका हैदराबाद में है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप कमेंट में मुझे बताएंगे ग्लोबल अलायंस ऑन कोरल रीफ ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये आप मुझे करंट अफेयर में बताएं। ये आप मुझे ग्लोबल अलायंस ऑन कोरल रीफ ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब अभी तक हमने जितना जो भी कुछ ये कोरल के बारे में समझा है, अब आइए उस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको
समझ में आएगा कि इतनी सारी बातें वो हमने क्यों की हैं। एक क्वेश्चन ये आपके सामने है, ये यूपीएससी 2018 में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट आपके सामने है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। सेकेंड स्टेटमेंट है मोर देन 1/3 ऑफ द कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। थर्ड है कोरल रीफ्स होस्ट far more number of animal phyla than those hosted by tropical rain forest। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला 1 and 2, सेकेंड 3 ओनली, थर्ड है 1 and 3 ओनली और फोर्थ है 1 to 3 मीन्स सारे स्टेटमेंट। अच्छा, हमने अब जब हम इस क्वेश्चन को इसको देखेंगे तो जो पहला हमारा इसका क्वेश्चन का जो हमारा ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट क्या है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। हमने बात की थी, हमने अर्थ का जब लैटिट्यूड देखा था, ये वाला जो लैटिट्यूड इस टाइप का देखा था, तो मैंने बोला था आपसे कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, जो ट्रॉपिकल रीजन है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर और कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का जो एरिया है ट्रॉपिकल रीजन वाला, ज़्यादातर वर्ल्ड के कोरल्स आपको यहीं देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट पे बात करते हैं, मोर देन 1/3 ऑफ द कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। हमने क्या किया था, ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। जो है हमने क्या किया था, हमने कोरल ट्रायंगल की बात की थी। ऑस्ट्रेलिया में तो आपको पता ही है ग्रेट बैरियर रीफ है, जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ है। इसके अलावा इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सोलोमन आइलैंड्स, तिमोर लेस्ते, इन सब को लेके हमने कोरल ट्रायंगल की बात की थी। ये स्टेटमेंट भी मतलब आपका सही है। जो तीसरा स्टेटमेंट है जो है क्या बोलते हैं, एनिमल फाइला को ये होस्ट करता है, ये भी आपका, ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि क्या है कि ये पॉलिप की स्पीशीज़ को कर रहा है। एक सेकेंड, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका, तो हमने देखा था ना कि कोरल में पॉलिप होता है। पॉलिप आपका क्या है, एनिमल किंगडम में निडेरिया के अंदर आने वाला एक प्लांट, एक ऑर्गेनिज्म है ना, ये प्लांट तो है ही नहीं, तो एनिमल फाइला को तो ये होस्ट कर ही रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे 1 2 3 सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये यूपीएससी के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में 2014 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। इसमें जो है आपके पास जो ऑप्शन थे, पहला था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ठीक है, और आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन पे बात ऑलरेडी कर रखी है कोरल रीफ के। ठीक है, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ भी मैंने बताया था कि यहाँ भी आपको कोरल्स देखने को मिलेंगे इंडिया के सेंस में, गल्फ ऑफ मन्नार। लेकिन इससे हम सुंदरबन को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि सुंदरबन क्या है, ये एक डेल्टा है। यहाँ पे आपको क्या मैनग्रोव मिल जाएंगे, बट यहाँ आपको कोरल नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 2 and 3। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब ये देखिए, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग के बाद इतने सारे फैक्टर्स हैं, हमने बात करी। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया था। इनमें से लगभग ये सारे जो हैं क्या बोलते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं होगा, यहाँ पे ये सिल्टेशन होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। एक और लास्टली क्वेश्चन लेते हैं, जो अभी सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2000 फेब 2024 में यूपीपीएससी का जो आरओ का रिव्यू ऑफिसर का समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, ये उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, विद रेफरेंस टू ग्रेट बैरियर रीफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि इट इज़ सिचुएटेड अलोंग नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने इधर ऐसे ऑस्ट्रेलिया का मैप देखा था। ठीक है, हमने यहाँ क्या देखा था कि यहाँ पे क्या है, क्वींसलैंड है। ठीक है, और इधर हमारा क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ पे कोरल सी था। तो
तो ये लोकेशन क्या पड़ेगी, ये हो गया नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये साउथ, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ही तो हुआ जहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगला स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ मोर देन 25,000 किलोमीटर इन लेंथ। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी लेंथ है वो 2500 किलोमीटर जो है, यहाँ तक तो अप्रॉक्स है तो थोड़ा बहुत इससे भी कम, लेकिन अप्रॉक्स हम राउंड फिगर में इतना मान लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और आपका ओनली वन सॉल्व हो जाएगा। तो देखा आपने कि कितनी सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कोरल के बारे में बात की, कितनी सारी चीज़ें देखी हमने, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखे, जो सारा थ्योरी देखने के बाद, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, सब समझने के बाद कितने अच्छे से, कितने इजीली वे में सॉल्व हो जा रही हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जो है मतलब ऐसी और वीडियोस के लिए आप जो है हमारे चैनल से बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। आई होप कि ये वीडियो आपको जो है मतलब ये, इससे आपको एक ये चीज़ समझ में आएगी कि जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक को, तो उसको उसके अदर सब्जेक्ट्स के साथ उसको कैसे लिंक करना है, कहाँ से उसका लिंकेजेस लेके आना है, वो चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी। तो ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।